तो हाय हेलो क्लास 10th वालों। तो आज मैं आप लोगों की साइंस के फिजिक्स पोर्शन के चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस करने वाला हूं और ये है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो आज मैं इस पूरे के पूरे चैप्टर को आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं। इस चैप्टर में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होंगे, उन सभी को आज मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। एक ही वीडियो में सारा का सारा चैप्टर आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये विद्युत चुंबक क्या होती है, चुंबक क्या होती है, कैसे बनती है, और इससे संबंधित बहुत सारे हम लोग नियम को पढ़ेंगे और फिर हम लोग इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और साथ साथ में भी इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाते जाऊंगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट चुंबक का कि एक चुंबक है वो क्या होती है। तो हमें समझना है यहां पर कि एक जो चुंबक है वो क्या होती है और उसके क्या गुण होते हैं। और यहां पर देखिए मैंने यहां पर क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे, अपना फेयर निकाल लेंगे और यदि नहीं निकाला है तो निकाल लीजिए भाई, है ना, क्योंकि तभी पढ़ने में मजा आएगा। मैं यहां पर आप लोगों को चीजें समझाते जाऊंगा और आप लोग वहां पर उनको नोट करते जाइएगा समझ समझ के, तो आप लोगों के नोट्स भी बन जाएंगे और आप लोगों को चैप्टर भी बेहतरीन तरीके से खत्म हो जाएगा। तो देखिए ये मैंने लिखा है चुंबक तथा इसके गुण। तो आप लोग इसका कैसा क्वेश्चन बना सकते हैं कि चुंबक किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। तो आप लोग कुछ इस प्रकार से ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि एक चुंबक क्या होता है। अरे मास्टर मुझे तो पता है चुंबक क्या होता है, वो जो चीजों को चिपकाता है, लोहे की चीजों को चिपकाता है ना, वही तो चुंबक है। अरे हाँ, आपको पता है वही चुंबक है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए बच्चों जरा। तो चुंबक क्या होता है, चुंबक एक ऐसा पदार्थ है, एक प्रकार का पदार्थ ही है जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है तथा लोहा, निकिल और कोबाल्ट जैसे चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो चुंबक एक प्रकार का पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और लोहा, निकल और कोबाल्ट जैसे चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, केवल लोहे की वस्तुओं को नहीं, लोहे के अलावा निकल और कोबाल्ट से बनी हुई वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, एक यहां पर मैंने ये दंड चुंबक लिया हुआ है, तो ये हमारा यहां पर क्या बना हुआ है, दंड चुंबक। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे कि ये तो चुंबक हो गया, अब इसके कौन कौन से गुण होते हैं, तो आप लोग इसमें देखेंगे सबसे पहला गुण। तो भाई साहब चुंबक के गुण में आप लोग देखेंगे पहला गुण, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल और दक्षिण ध्रुव को हम लोग बोलते हैं साउथ पोल। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर एन लिखा है मतलब उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर एस लिखा है मतलब दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल। ठीक है, तो एक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, ये इसका पहला गुण हो गया। ठीक, अब यहां पर दूसरा गुण क्या कहता है भैया, तो दूसरा गुण यहां पर कहता है चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बहुत इंपोर्टेंट है ये वाला पॉइंट, कैसा है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। चुंबक के समान ध्रुव, समान मतलब एक जैसे, यहां पर देखिए जैसे यहां पर नॉर्थ है यहां पर भी नॉर्थ, तो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि यदि हम लोग एक दो चुंबक लिए हैं, अब उनको इस चुंबक को इसके साइड लाएं और इस चुंबक को इसके साइड लाएं, तो आप लोगों ने खेल ऐसा खेला होगा कि एक चुंबक को जब चुंबक के पास लाते हैं तो वे दूर दूर भागते हैं। तो दूर दूर क्यों भागते हैं, क्योंकि जब उनका या तो एक जैसा सिरा यानी कि या तो नॉर्थ नॉर्थ एक साइड आते हैं तो वे एक दूसरे से प्रतिकर्षित होकर के भाग जाते हैं दूर, या तो उनका साउथ साउथ पास में आता है। यानी कि एक जैसे यहां पर यदि आएंगे ना कोई दो ध्रुव तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो हमने क्या लिखा, समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को करते हैं आकर्षित। एक भैया है कौन सा, साउथ, एक है भैया नॉर्थ, यानी कि एक दक्षिणी एक उत्तरी ध्रुव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित, बिल्कुल ऐसे झटाक से चिपक जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को ऐसे आप लोग समझ सकते हैं ना, थोड़ा फनी टाइप में। जैसे मान लीजिए कि दो लड़के हैं तो जनरली वो एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन मान लीजिए कि एक लड़का है और एक लड़की है, तो दोनों में अट्रैक्शन होगा, दोनों एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। तो ऐसा ही हमारे पास में यहाँ पर किसके साथ में होता है, चुंबक का, कि यदि दोनों ध्रुव समान हैं तो इनमें प्रतिकर्षण होगा
और यदि दोनों ध्रुव अलग अलग हैं तो उनमें आकर्षण होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला गुण। तो अगला गुण यानी तीसरा कौन सा है? ठीक है, तो तीसरा गुण भैया है चुंबक के मध्य की तुलना में उसको ध्रुवों पर चुंबकीय बल ज्यादा होता है। तो ये यहाँ पर ध्रुव है, ये N और ये S, तो यहाँ पर है बल वो ज्यादा होगा, ध्रुवों पर बल कैसा होगा? ज्यादा होगा। बल कैसा होगा? ज्यादा। यानी कि यदि हम चुंबक में ऐसी दंड चुंबक लिए हैं और उसमें यदि हम लोग कुछ चिपकाएंगे तो वो ध्रुवों पर यहाँ पर ज्यादा चिपकेगा, इसके ध्रुवों पर ज्यादा चिपकेगा और बीच में कम चिपकेगा, क्योंकि ध्रुवों पर चुंबकीय बल अधिक होता है। ठीक है, अगला, तो अगला फोर्थ गुण है इसका, चुंबक को छोटे भागों में तोड़ा जाए तो भी हर भाग एक पूर्ण चुंबक होता है। कहने का मतलब ये है कि एक चुंबक है, मान के चलो ये पूरी चुंबक है, इसको मैंने बी से इस आर से काट दिया तो दो चुंबक बन जाएंगे। तो अब ऐसा नहीं होगा कि एस ध्रुव अलग हो जाएगा, एन ध्रुव अलग हो जाएगा, ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। होगा क्या कि ये जो खुद एस ध्रुव होगा ना वो दो भागों में बढ़ जाएगा, एक उसका सरा बन जाएगा एस और एक उसका खुद बन जाएगा एन। एस ही दो भागों में बढ़ जाएगा और इसी प्रकार से जो एन है वो भी दो भागों में बढ़ जाएगा। यानी कि कोई भी चुंबक है उसके कितने भी टुकड़े कर दो, छोटे से छोटा टुकड़ा भी कर देना, तो उसके हमेशा अपन को दो ध्रुव मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि चुंबक को छोटे भागों में तोड़ा जाए तो हर भाग एक पूर्ण चुंबक होता है। पूर्ण चुंबक मतलब उसके तो हमेशा दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, अगला गुण कौन सा है? तो पांचवा गुण है चुंबक को लटकाने पर यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये भी भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किसी चुंबक को लटकाने पर, जैसे ये दंड चुंबक लो, एक दंड चुंबक लो, उसको ऐसे धागे में बांध के ऐसा लटका दो, ऐसे धागे में बांध के लटका दो, तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। ठीक है, अगला, चुंबक दो तरह के होते हैं, एक स्थायी चुंबक, एक अस्थायी चुंबक। ठीक है, स्थायी चुंबक ये हमारा स्टील का बनाया जाता है और अस्थायी चुंबक ये हमारा विद्युत चुंबक होता है जो कि लोहे से, नरम लोहे से बनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग केवल इतना ही ध्यान रखेंगे, चुंबक दो तरह के होते हैं, स्थायी चुंबक, एक अस्थायी चुंबक। तो इसके ये 6 गुण हो गए बेहतरीन तरीके से। तो अब आप लोगों के दिमाग में चुंबक का कॉन्सेप्ट है वो आ गया होगा कि चुंबक क्या क्या होता है और इसके क्या होता है और इसके गुण क्या होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे और क्या समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग इनको नोट करते जाइए, आप लोगों को ये चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे बना लेंगे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आप लोग देख रहे हैं तो दिमाग में तो फिट हो ही गया है, बस आप लोगों को ये पॉइंट धीरे से लिखते जाना है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्या है। तो दूसरा है हमारा चुंबकीय कंपास। हाँ, अब सर ये क्या है? कंपास तो सर वही है ना जिसमें हम लोग अपना मटेरियल रखते हैं, जिसमें हम लोग अपना क्या रखते हैं? मटेरियल रखते हैं सर। जैसे हम लोग पेन पेंसिल रखते हैं, वही है ना कंपास? हाँ हाँ वही है, लेकिन यहाँ पर साथ में क्या लिखा है? चुंबकीय कंपास। तो चुंबकीय कंपास क्या है सर? ये मास्टर क्या तुमने शब्द बता दिया? अरे रुको जरा, देखो चुंबकीय कंपास क्या है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई चुंबक धरा हुआ, जैसे ये क्या रखा हुआ है? एक चुंबक रखा हुआ है एन सरा, और ये ऐसे एक चुंबक है। अब मुझे ये बताना है कि इस चुंबक का जो इसका जो क्षेत्र होता है वो कहाँ तक है, तो मैं कैसे बताऊंगा? तो मुझे कोई चीज चाहिए होगी तभी तो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर एक तो लोहे की चीज को ला सकते हैं, ठीक है, या फिर जैसे हम अपने चारों ओर जासूस छोड़े हुए रहते हैं, ठीक है, क्या छोड़े रहते हैं? जासूस। अब देखिए जासूस क्या होते हैं? हमारे चारों ओर पता लगाते हैं कि कोई हमारे चारों ओर दुश्मन तो नहीं है। ऐसे ही जो चुंबकीय कंपास है वो हमें ये पता करके बताता है कि उसके चारों ओर कोई चुंबक तो नहीं है। यदि उसके चारों ओर कोई चुंबक होगा तो तुरंत वो हमें बता देगा कि हमारे चारों ओर कोई ना कोई चुंबक है। तो जो चुंबकीय कंपास होता है वो एक प्रकार से चुंबक को बताने का कार्य करता है कि उसके पास में कोई चुंबक है या नहीं। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए क्या है भैया। चुंबकीय कंपास एक ऐसा उपकरण है जिसमें चुंबकीय सुई होती है, ठीक है, क्या होती है? चुंबकीय सुई। और ये दिखने में कुछ ऐसा दिखता है, आपने देखा ही होगा, आपके फोन में भी ये होगा। और ये नीडल वाला कुछ इस तरीके से दिखता है। अब भैया चुंबकीय कंपास के कुछ गुण होते हैं तो वो देख लीजिए। तो पहला गुण क्या है? यह चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाती है, ठीक है, पता लगाती है। चुंबकीय कंपास क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक का पता लगाती है, जासूस की तरह कार्य करती है कि मेरे आसपास कोई चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र है तो नहीं। यदि होगा तो ये डिफ्लेक्ट करेगी। अब डिफ्लेक्ट कैसे करेगी? ध्यान से देखना। जैसे ये जो हमारी चुंबक है ये इसका कौन सा सिरा होगा? ये नॉर्थ, और ये हो गया हमारा साउथ। अब देखिए जरा, ठीक है, अब यदि नॉर्थ साउथ यानी कि एक जो चुंबक है, जैसे मान लीजिए ये इसका
ये हमारा हो गया नॉर्थ सरा, ये हो गया साउथ। अब मान लीजिए कि ये चुंबकीय कंपास है, ठीक है, ये चुंबक रखी है। अब यदि मैं क्या करूं कि इस चुंबक के पास में ये जो चुंबक रखी है, यदि इस चुंबक के पास में अब मैं अपनी ये चुंबकीय सुई लाऊं, जिसका ये कौन सा सिरा है हमारे, चलो इसको यहाँ पर बना लेता हूँ। ये इसका कौन सा सिरा है, ये इसका सिरा है, मान के चलो ये है एस और ये है क्या हमारे पास में एन। ये एस और ये क्या है हमारे पास में एन। अब देखिए ये एक चुंबक रखी है, ये चुंबकीय कंपास है, तो ये इस चुंबक का एन सिरा और ये इस चुंबकीय कंपास का एन सिरा और ये चुंबक का एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये चुंबकीय सुई यहां से यहां आ जाएगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि इन दोनों में प्रतिकर्षण हुआ, यानी कि मेरे आसपास में कोई चुंबक है। तो पहला पॉइंट क्या है, ये चुंबकीय कंपास है, वो चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाती है। दूसरा क्या है भाई साहब, जब इसके पास कोई चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र आता है तो इस चुंबकीय या इसे इस चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है तो यह विक्षेपित होती है। विक्षेपित होती है मतलब ये हिलने लगती है, ठीक है। यदि इसके पास में नॉर्थ नॉर्थ आएंगे तो एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे, या नॉर्थ साउथ आएंगे तो एक दूसरे के पास आ जाएंगे, ठीक है। तो जब इसे चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है तो इसकी जो सुई होती है वो क्या होती है, विक्षेपित। तो ये हमारी चुंबकीय कंपास है, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है मास्टर, बताओ जल्दी से। हाँ भाई ये ले, देखो जरा, अब हमें समझना है चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो आप लोग इसका क्वेश्चन बनाएंगे। क्या क्वेश्चन बनाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं तथा इसके गुण लिखिए। तो आप लोग क्वेश्चन में हम लोगों को 3 पॉइंट समझना है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं तथा इनके गुण लिखिए, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र को समझना है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और इनके गुण। तो सबसे पहले समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है भाई साहब, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो ये रहा, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य चुंबक या चुंबकीय पदार्थ एक बल का अनुभव करते हैं, उस क्षेत्र को उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे ये चुंबक रखा है, एक एन सिरा एक एस सिरा। अब मान लो इसके चारों ओर का एक क्षेत्र है, जैसे इलाका होता है ना, जैसे आप लोगों का भी एक इलाका होगा, जैसे आप लोगों का भी क्या होगा, एक इलाका। आप 4 दोस्त मिलके बढ़िया चलते होंगे, ये हमारा इलाका है, यहाँ कोई नहीं आ सकता है ना, कोई भी मेरे मोहल्ले में आएगा तो उसको खदेड़ दूंगा। जैसे कुत्तों का इलाका होता है ना, कुत्ते क्या होते हैं, अपने मोहल्ले में शेर होते हैं, तो वो उनका इलाका है। ऐसे ही भाई साहब इस चुंबक का भी इलाका होता है, इसके चारों ओर का एक क्षेत्र होता है, एक इलाका होता है। चारों ओर का क्या होता है, एक क्षेत्र होता है, एक इलाका होता है। और किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र ही क्या कहलाता है, उसका चुंबकीय क्षेत्र। और अब हमें ये पता कैसे चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र है, तो हम इसमें कोई चुंबकीय पदार्थ लाएंगे, तो जहां तक वो चुंबकीय पदार्थ है बल अनुभव करेगा, तो वहीं तक इस चुंबक का क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, किसी चुंबक के चारों ओर का इलाका जहां तक उसका दबदबा है, ठीक है। ये उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है भाई साहब, किसी चुंबक के चारों ओर चलने वाली काल्पनिक, इमेजिनरी हैं, एक्चुअल में होती भी हैं, हम लोग बना सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी हैं, काल्पनिक रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। किसी चुंबक के चारों ओर चलने वाली काल्पनिक रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसी होती हैं सर दिखने में, बताओ जरा मास्टर। तो ये रही भैया, ये चुंबक है, ठीक है, काल्पनिक रेखाएं। तो चुंबक के एन सिरे से निकल के ये कुछ आएगी और कहां पर समा जाएगी, एस सिरे में। ऐसी एक दूसरी रेखा आएगी, वो कहाँ समा जाएगी, एस सिरे में। एक और निकलेगी, कहाँ समा जाएगी, एस सिरे में। एन से निकलेगी, कहाँ समा जाएगी, एस सिरे में। और इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से बना देंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बना देंगे। और ये कुछ डायग्राम ऐसा दिखता है। तो इसके लिए मैं कलर चेंज, हाँ ये देखिए, ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये चुंबक है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस सिरे से निकल रही हैं, देखो एन सिरे से निकल रही हैं और किस में जा रही हैं, एस सिरे में। एन से निकल रही हैं, कहाँ जा रही हैं, एस सिरे में, ठीक है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ना, ये जो रेखाएं हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। किसी चुंबक के चारों ओर चलने वाली काल्पनिक रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, और आप लोग ये चित्र भी बना देंगे। एन सिरे से निकालेंगे, एस सिरे में इनको समा देंगे। अब देख लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। ये भाई साहब आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। कैसा क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है।
बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार में स्टार जो भी आप लोगों को बनाना है आप लोग बना लीजिए। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। क्वेश्चन 2 नंबर में प्यारा सा आ सकता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। तो आप लोग क्वेश्चन बना लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। तो देखिए पहले गुण देख लेते हैं। पहला क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये देखिए, ये यहाँ से निकली अपने रास्ता से गई, ये यहाँ से निकली अपने रास्ता से गई, ये यहाँ से निकली अपने रास्ता से गई और इसमें समा गई। तो एक दूसरे को तो नहीं काटा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ध्यान रखना। दूसरा, ये हमेशा बंद लूप यानी वक्र बनाती हैं। देखिए ये बंद है, ये एन से चलेंगी, एन से चलेंगी, ऐसे ऐसे जाएंगी एस में, और फिर चुंबक के अंदर हो जाती जाएंगी ऐसे, चुंबक के अंदर से जाएंगी ऐसे। तो ये हमेशा क्या करती हैं, बंद वक्र या लूप बनाती हैं। ठीक है, खुला नहीं बनाती हैं। कैसा बनाती हैं, बंद। तीसरा, ये हमेशा उत्तरी ध्रुव यानी एन से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव यानी एस पर समाप्त हो जाती हैं। एन से निकलती हैं और एस में समाप्त हो जाती हैं, ध्यान रखिएगा। अगला, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर चुंबकीय बल अधिक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास हैं तो यहाँ पर बल अधिक होगा। यहाँ पर बल कैसा होगा, अधिक। यहाँ पर भी बल कैसा होगा, अधिक। लेकिन यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है ना, ये यहाँ है, तो यहाँ पर बल होगा कम। ठीक है, तो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर चुंबकीय बल अधिक होता है, तथा जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पर बल कैसा होता है, कम होता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब आपसे। तो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे कहता है, एक समान या एक समान तथा असमान चुंबकीय क्षेत्र बनाइए। तो देखिए अभी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकली हैं वो कुछ कैसे निकलती हैं, ऐसे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो अपन ने अभी निकाली हैं वो कैसे निकलती हैं, ऐसे कि एन सिरे से जाती हैं और एस में समा जाती हैं। तो यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र एक वक्र के रूप में चल रही हैं। कैसे चल रही हैं, वक्र के रूप में। लेकिन यदि आप लोगों से कहा जाए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बताइए, क्या बताइए, एक समान तथा असमान चुंबकीय क्षेत्र, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है भाई साहब, जिस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समानांतर और समदूरस्थ होती हैं। समानांतर मतलब एक दूसरे के ऐसी लंबाई, मतलब टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, बिल्कुल सीधी। ठीक है, तो ये समानांतर हो गई। और समदूरस्थ का मतलब है इनके बीच का गैप कैसा है, बिल्कुल बराबर, जितना एक का है उतना ही दूसरे का है। तो ये हमारी एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हो गई, जिस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ यानी समांतर और समदूरस्थ होती हैं उन्हें एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और ये वाला आप लोग चित्र बना देंगे, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी बोर्ड में पूछा गया था अपने एमपी बोर्ड में कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, चित्र बनाइए। 2 नंबर में पूछा गया था। तो आप लोगों को ये सीधी की सीधी लाइनें खींच देनी है, बस यही होगा डेफिनेशन। आप लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। और केवल चित्र कहे तो ये बना देना है। अब इसके जस्ट उल्टा देख लीजिए, असमान चुंबकीय क्षेत्र। असमान का क्या है भाई साहब, टेढ़ी मेढ़ी, ये यहाँ गई, ये यहाँ निकली, ये यहाँ निकली, तो ये क्या हो जाएगा, असमान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ना समदूरस्थ है ना समांतर है, तो वो क्या हो जाएगा, असमान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे के, और आगे क्या है। तो अब आगे आ जाता है हमारा कॉन्सेप्ट, क्या भाई साहब, आगे आ जाता है हमारा कॉन्सेप्ट, सीधे धारावाही चालक से प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। एक ये सीधा धारावाही चालक है। धारावाही चालक का क्या मतलब है, चालक मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाहित होती है, और धारावाही मतलब वही तो है, धारा ले जाने वाला। तो सीधा मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। तो सीधे धारावाही चालक में यदि हम लोग धारा बहाते हैं तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र वो कैसे बनता है। मान लीजिए एक तार है, अब इस तार में से मैंने क्या बहा दी, विद्युत धारा। इस तार में से क्या बहा दी मैंने, विद्युत धारा, यानी कि करंट बह रहा है आई ऊपर की तरफ। तो यदि एक सीधा धारावाही चालक है, इसमें करंट आई बहा दी, तो इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। करंट इस तार में या चालक में धारा बहा देने पर इसके कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो कैसा होगा, तो देख लीजिए, इसको समझते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, इसके लिए मैं बाहर ले लेता हूं। पहला पॉइंट क्या कहता है आपसे, तो पहला कहता है
सीधे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सकेंदी वृत्तों के रूप में होती हैं। मतलब एक वृत्त बनेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। वृत्त क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार से। वृत्त कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसमें होंगी कुछ इस पे। अरे भाई ऐसा बन जा, एक वृत्त बन गया और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार से होगी। यहाँ पर एक वृत्त बनेगा। अरे वृत्त अच्छे से बन जा भाई। ये वृत्त है, ये क्या है, हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखा। दूसरा पॉइंट क्या है, सीधे धारावाही चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगी। यानी कि अभी विद्युत धारा कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, तो चुंबकीय क्षेत्र कुछ ऐसा घूम रहा है, ठीक है। कैसे घूम रहा है, यहाँ से चला ऐसे ऐसे, यहाँ से चला ऐसे। लेकिन यदि तार को हम लोग ऐसा उल्टा कर दें, तार को कैसा कर दें, उल्टा, और अब चुंबकीय क्षेत्र बनाएं, तो चुंबकीय क्षेत्र अभी ऐसा बह रहा था तो फिर वो बहेगा कैसा, ऐसा, इस साइड से जाएगा और इस साइड से आएगा। तीसरा पॉइंट, सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र घटता है। यानी कि इसके पास में चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, लेकिन इससे दूर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो जाएगा, कम। दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा कम, पास आने पर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा। अगला क्या है, किसी सीधे धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, और यही तो भैया हमारा मोस्ट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं, मुझे कैसे पता कि इसकी दिशा यहाँ से यहाँ होगी और यहाँ पर यहाँ होगी और यहाँ पर बदल जाएगी, ये मुझे कैसे पता चला। तो मुझे पता चला मैक्सवेल के नियम से। तो आइए अब आप लोग इसका क्वेश्चन बना लीजिए कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम किसे कहते हैं, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किसी सीधे धारावाही चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का नियम लिखिए। यानी कि हमें मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम लिखना है। दक्षिण हस्त नियम का मतलब क्या है, दाएं हाथ का नियम, ठीक है। यानी कि इसमें हम अपने राइट हैंड का उपयोग करेंगे। किस हैंड का उपयोग करेंगे, राइट हैंड का। तो ये नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार अपना राइट हैंड निकाल लीजिए, ठीक है। अगर आप अपने दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंड में धारावाही चालक तार को पकड़ें, भाई साहब धारावाही चालक तार को पकड़ लिया। अब आप बोलेंगे कि सर यदि हमने धारावाही चालक तार को पकड़ लिया तो करंट लग जाएगा। अरे भाई वो वाला तार पकड़ना है जिसपे वो रबड़ लगी हुई है ना, केवल तार नहीं पकड़ना है, वरना तो सच में लग जाएगी, ठीक है। तो अब आप लोगों ने उस तार को क्या कर लिया, पकड़ लिया, ठीक है। तो अंगूठा धारा की दिशा में होना चाहिए, हाँ कर लिया सर, ठीक है। आगे इस स्थिति में बाकी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। तो ये देखिए, इसके लिए मैं कलर कर लेता हूँ, हाँ ये वाला देखिए, ये हमारा क्या है, एक चालक तार है, ठीक है। और इसमें करंट कहाँ जा रहा है, ऐसा ऊपर की तरफ, और इसका अंगूठा भी कहाँ है, ऐसा ऊपर की तरफ। तो देखिए इसको जब हम ऐसा पकड़ेंगे तो हमारी उंगलियां कुछ ऐसी आ जाएंगी, कुछ उंगलियां ऐसी आ जाएंगी ना। तो उंगलियां देखिए इस तरफ से ऐसी मुड़ रही हैं, ऐसी, तो ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र यानी बी की दिशा हो जाएगी, ठीक है। और आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि क्या, ये आप लोगों को पता ही होगा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का संकेत, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को हर जगह अपन लोग चुंबकीय क्षेत्र नहीं लिखेंगे, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का संकेत होता है, वो क्या होता है, कैपिटल बी। जहां पर भी अब मुझे चुंबकीय क्षेत्र बताना होगा तो मैं उसको क्या लिख दूंगा, कैपिटल बी। चुंबकीय क्षेत्र को कैपिटल बी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, कैपिटल बी से, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र को किससे, कैपिटल बी से। अब इसमें देख लीजिए जरा, ये एक तार, मान लीजिए कि आप ये तार पकड़े हैं और तार में करंट है, कहाँ पर बह रहा है, ऊपर की तरफ। करंट में तार कहाँ बह रहा है, ऊपर की तरफ, और अंगूठा भी आपका कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो उंगलियां कुछ ऐसी मुड़ेंगी ना, ऐसे मुड़ेंगी, तो चुंबकीय क्षेत्र कुछ ऐसा ही नहीं होगा, इस साइड से इस साइड में जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब यदि मान लीजिए आपने इसको नीचे कर लिया तो अंगूठा तो धारा की दिशा में ही होना चाहिए जहां पर धारा है। तो चुंबकीय क्षेत्र देखिए उंगलियां अंदर की तरफ मुड़ रही हैं, तो अंदर की तरफ मतलब ऐसा, और ये यहां से निकलेगा, ठीक है। तो ये हम लोग इस नियम से किसी भी चालक तार में, जो सीधा धारावाही चालक तार है, उसमें धारा बहाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है।
उंगलियां जो हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। अब बढ़ते हैं आगे, और आगे हम लोग करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। क्या है भैया? धारावाही परिनालिका, धारावाही परिनालिका तथा इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो भाई परिनालिका क्या होती है, तो आइए समझ लेते हैं। परिनालिका, परिनालिका क्या होती है? धारावाही परिनालिका विद्युत रोधी तांबे के तार, ध्यान रखना ये जो तार लगे हैं वो कैसे होना चाहिए? विद्युत रोधी। कैसे होना चाहिए? विद्युत रोधी। तो विद्युत रोधी तांबे के तार से बनी बेलनाकार कुंडली, कैसी? बेलन के आकार की कुंडली होती है। इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये एक बेलनाकार कुंडली बनी है तांबे के तार की, और ये इंसुलेटेड तार है, मतलब इन पर किसी पेंट का लेप लगा होता है जिससे एक ये विद्युत रोधी यानी कुचाला की तरह कार्य करते हैं। अब यदि क्या करूं मैं, इनमें से ऐसी कुंडली बना ली, ऐसी क्या बना ली अपन लोगों ने? कुंडली। और इनमें मैं क्या करूं, एक मैं सेल या बैटरी यहां पर ऐसा जोड़ दूं, और इनमें से क्या बहा दूं मैं? करंट को बहा दूं, आई को। तो ये यदि मैं इस कुंडली में से करंट आई को बहा दूं तो ये हमारी क्या बन जाती है? एक धारावाही परिनालिका। ठीक है, और इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से उत्पन्न हो जाता है। ये यहां से ऐसा निकलेगा और ऐसा यहां पर समा जाएगा, इस साइड से निकलेगा और इस साइड से ये समा जाएगा। ठीक है, तो ये आई अपन लोग यहां से ऐसा बहाएंगे, ये करंट जा रहा है इसमें आई, और ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो धारावाही परिनालिका क्या है? विद्युत रोधी तांबे के तार से बनी बेलनाकार कुंडली होती है जिसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब इसके भैया गुण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो देख लीजिए, पहला क्या है हमें समझना है। पहला क्या है भाई साहब? परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समांतर तथा समान दूरी पर होता है। तो देखिए, ये परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल कैसा है? एक जैसा। बिल्कुल कैसा है? एक जैसा। बिल्कुल सीधी लाइन है। बिल्कुल कैसी है? सीधी लाइन है। तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समांतर और समान दूरी पर होता है। ध्यान रखेंगे, समांतर यानी कि एक समान। कैसा होता है? परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान तथा समान दूरी पर यानी एक समान होता है। ठीक है, दूसरा, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता सभी बिंदुओं पर समान होती है। परिनालिका के अंदर की बात हो रही है, अभी बाहर की बात नहीं हो रही है। कहने का मतलब, यदि मैं एक पॉइंट यहां पर ले लूं, एक पॉइंट में ले लूं यहां पर, और एक पॉइंट ले लूं मैं यहां पर, ठीक है, तो ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी, तो इस तीनों बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र है वो समान होगा। ठीक है, कैसा होगा? तीनों बिंदुओं पर समान, क्योंकि ये परिनालिका के अंदर हैं। तो परिनालिका के अंदर जितने भी बिंदु होते हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? समान। ठीक है, सभी जगह कैसा होगा? बराबर। अब अगला पॉइंट क्या कहता है? तीसरा, परिनालिका के एक सिरे को उत्तरी ध्रुव और दूसरे सिरे को दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार कराया जा सकता है। यानी कि ये जो सिरा अभी ये यहां से निकल रही हैं तो ये एन सिरा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? एस सिरा। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। लास्ट, परिनालिका का इस्तेमाल विद्युत चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। ये एक प्रकार का क्या है? विद्युत चुंबक। ठीक है, ये इसके क्या होगा? लक्षण। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो आगे देखिए हम लोग क्या समझेंगे। आगे हम लोग यहाँ पर परिनालिका के बारे में काफी इंपोर्टेंट चीजें समझने वाले हैं। जैसे ये तो हमारी परिनालिका बनी हुई है। अब इसमें एक पॉइंट और है। आप लोगों को पहला पॉइंट क्या समझना है कि यदि इसमें हम फेरे, जो यहाँ पर ये जो चक्कर दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले, जैसे इसमें एक राउंड है, ये 2 राउंड हो गया, ये 3 राउंड, ये 4 राउंड, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये राउंड हैं। ये क्या है? राउंड। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? फेरे। तो यदि मैं क्या करूं, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या n, यदि मैं फेरों की संख्या n को बढ़ा दूं, ठीक है, n बढ़ाने पर, फेरों की संख्या n बढ़ाने पर क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र V बढ़ जाता है। ठीक है, यदि हमने फेरों की संख्या को बढ़ा दी तो हमारी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। यानी कि जितने ज्यादा छल्ले बनाएंगे उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। दूसरा क्या है? विद्युत धारा, यानी कि I
बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र B बढ़ जाता है। यानी कि जितने ज़्यादा हम लोग करंट देंगे, जितनी ज़्यादा विद्युत धारा देंगे, उतना चुंबकीय क्षेत्र हमें प्राप्त होगा। तीसरा क्या है, यदि हम ये फेरे दूर दूर बना दें, जैसे एक फेरे ये पास पास हो गया, बिल्कुल पास पास, लेकिन यदि यही फेरे हम ऐसा दूर दूर बना दें, यही फेरे कैसे बना दें, दूर दूर, तो फिर क्या हो जाएगा, फेरों के बीच की दूरी, फेरों के बीच की दूरी बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। फेरों के बीच की दूरी बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो जाएगा, कम, और फेरों के बीच की दूरी कम करने पर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा ज्यादा, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आगे यहां पर आ जाता है हमारे पास में 8वां पॉइंट, और वो क्या है, वृत्ताकार धारावाही पाश। पाश मतलब एक छल्ला, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, छल्ला। तो वृत्ताकार धारावाही पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी छल्ले के कारण चुंबकीय क्षेत्र को हम लोगों को समझना है। तो देखिए, ये एक प्रकार का छल्ला है। अब मान लीजिए कि इसमें करंट है कुछ इस प्रकार से, आई बह रहा है, और एक दूसरा छल्ला है, इसमें करंट है कुछ उल्टा बह रहा है, आई। तो इससे हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो देखिए जरा, इसमें हमें कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है कि पास यानी छल्ले के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक सरल रेखा जैसा लगता है। तो देखिए, ये एक पास है, एक छल्ला है, तो यहां पर इसको देखो कुछ इस प्रकार से बताया गया है कि इस छल्ले के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र वो कैसा लगता है, एक सरल रेखा के जैसा लगता है। दूसरा है, पास के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं। तो पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सभी एक ही दिशा में होती हैं, मतलब यहाँ बाहर की तरफ। तीसरा, धारावाही पास यानी छल्ले से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने वाले संकीर्ण वृत्तों का आकार तार से दूर जाने पर बढ़ता जाता है। देखिए, ये यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कुछ ऐसा बनेगा, ये गोल गोल राउंड ऐसे, तो यहाँ पर छोटा वृत्त बनेगा, लेकिन इससे थोड़ा दूर जाएंगे तो बड़ा वृत्त बनेगा, और दूर जाएंगे तो और बड़ा बनेगा, और सबसे दूर जाएंगे तो यहाँ पर और बड़ा वृत्त बनेगा। तो ये वाली बही लाइन लिखी है कि चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने वाले जो वृत्तों का आकार है वो तार से दूर जाने पर बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसमें आप लोग और बातें भी क्या याद रखेंगे, तो देखिए जरा, ये वही पॉइंट है, इसमें आप लोगों को बातें क्या याद रखनी है। यदि इस तार में बहने वाली धारा की दिशा कुछ ऐसी है, कैसी मास्टर बताओ जरा, कुछ ऐसी है, ये आई, ठीक है, और ये अच्छे से बन जाए भाई, ये क्या है हमारा, आई। यानी कि ये देखिए क्लॉकवाइज है ना, घड़ी की दिशा में ऐसी तो चलती है घड़ी, यहाँ से 12 1 2 3 4 1 घड़ी, तो ये हो गया हमारा क्या, क्लॉकवाइज। यदि ये हमारा क्लॉकवाइज है, यानी कि घड़ी की दिशा में, क्या है, घड़ी की दिशा में अगर किसी वृत्ताकार छल्ला है या पास है और उसमें विद्युत धारा है वो घड़ी की दिशा में बह रही है, ठीक है, घड़ी की दिशा में बह रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र, कुछ इस प्रकार से। सर ये क्या आप लोग, सर आप ये क्या क्रॉस बना दिए, क्रॉस क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र होगा कुछ इस प्रकार से। ये क्या दर्शा रहा है, क्रॉस, तो चुंबकीय क्षेत्र हमें यहाँ पर दर्शा रहा है क्या, चुंबकीय क्षेत्र हमें यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, अंदर की तरफ। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, ठीक है। जैसे हम देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र को कुछ ऐसे दर्शाते हैं, ये तीर ये तीर ये तीर ऐसे दर्शाते हैं ना, हाँ। तो देखिए जहां पर ये क्रॉस लगा होगा, जहां पर ये क्रॉस बना होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के तल के अंदर की ओर, ठीक है।
लेकिन जहां पर ऐसा बना होगा ये पॉइंट और ये ऐसा, तो ये होगा चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के तल के, ये पूरा सेम टू सेम होगा पृष्ठ के तल के बाहर की तरफ, बाहर की ओर। तो एक क्रॉस वाले में होगा पृष्ठ के अंदर की तरफ, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल ऐसा स्क्रीन में जा रहा है, जैसे आप अपने मोबाइल के अंदर में जा रहा है, कुछ स्क्रीन के अंदर से जा रहा है। और जहां पर ये पॉइंट होगा ऐसा, तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ। तो यदि ऐसी घड़ी की दिशा में बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, अंदर की तरफ। और यदि घड़ी की विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है, करंट कैसा बह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, करंट कैसा बह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बाहर की तरफ होगा। चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, बाहर की तरफ। ये क्या है, बी चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। और ये भैया क्या कहता है आप लोगों से, तो देखिए ये नेक्स्ट पॉइंट है, हमसे क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। अब देखिए हमने किसी तार के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र बना लिया और किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र पढ़ लिया, भाई हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। अब यदि हम किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस चालक पर एक ना एक बल लगेगा। जैसे किसी कुत्ते का इलाका है, अब उस इलाके में यदि कोई दूसरा कुत्ता आता है तो वो जो इलाके वाला कुत्ता है ना, उसको उसके ऊपर भौंकेगा, यानी फोर्स लगाएगा, उसको भगाएगा वहां से। तो ठीक उसी प्रकार जो कोई एक चुंबक है, उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है, अब यदि हम उसमें कोई चालक रखते हैं तो उस चालक पर वो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र एक बल लगाएगा। तो वो बल क्या होगा, तो देखिए जरा, जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो उस चालक पर एक बल कार्य करता है, और इस बल की दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कर सकते हैं। अब एक पॉइंट और आप लोग इस पर ऐड कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल का सूत्र, ये बल का बल का सूत्र। तो बल का सूत्र हो जाएगा यहाँ पर VIL इंटू साइन थीटा। ये चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक पर लगने वाला बल का फॉर्मूला है। B क्या है यहाँ पर हमारा, चुंबकीय क्षेत्र। I क्या है, विद्युत धारा। L क्या है यहाँ पर हमारा, उस चालक की लंबाई। ठीक है, और ये थीटा क्या है हमारा, तो थीटा है चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में बनने वाला कोण। तो ये आप लोग लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम लोग ये ज्ञात कर सकते हैं कि उस चालक पर कितना बल लगेगा जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। जैसे इस चित्र में देखिए जरा, अरे भाई रेड आ जा, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक चुंबक है, तो इस चुंबक का क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने इस चालक को लटका दिया तो इस चालक पर एक बल लगेगा, तो वो जो बल है वो कितना लगेगा, वो इसकी लंबाई और इसका चुंबकीय क्षेत्र B और ये कितने एंगल पर यहाँ पर झुकी हुई है, इन तीनों का यदि हम लोग गुणा कर देंगे तो हमारे पास में उस चालक पर लगने वाला बल है वो निकल आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाता है हमारे सामने एक फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो यही वो नियम है जो आप लोगों के एग्जाम में आना है। और देख लीजिए ये नियम कितना इंपोर्टेंट है, 2019 में आ चुका है और 2024 में। तो ये मत सोचिए कि 25 में आ नहीं सकता, आएगा, जरूर आएगा। तो आप लोगों को इसको बेहतरीन तरीके से समझना है। तो आइए देख लेते हैं फ्लेमिंग के बाम हाथ या बाएं हाथ का नियम, बहुत ही इंपोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भाई साहब। तो इस नियम के अनुसार क्या कहता है, यदि हम अपने बाएं हाथ, अब इसमें अपन को बाएं हाथ का उपयोग करना है, यानी कि अपने लेफ्ट हैंड का उपयोग करना है। तो यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, अब तर्जनी कौन होती है, तो जो अंगूठे के पास वाली उंगली होती है उसी को बोलते हैं तर्जनी। ये हमारी कौन सी है, तर्जनी। ठीक है, ये भैया कौन सी उंगली है, तर्जनी। ठीक है, तर्जनी मध्यमा, मध्यमा वाली बीच की उंगली, मध्यमा मतलब कौन सी उंगली, बीच। ठीक है, बीच की उंगली। तो मध्यमा और अंगूठा, अब अंगूठे को तो जानते ही हो आप लोग। ठीक है, ये हमारा अंगूठा है। तो यदि हम अपनी बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, लंबवत मतलब यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर भी कितने डिग्री, 90 डिग्री। यदि हम क्या करें, अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा, अंगूठे तीनों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, लंबवत हों तो अब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा,
तर्जनी क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए। मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, मध्यमा क्या बताएगी, चालक में प्रवाहित धारा की दिशा। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। तर्जनी क्या बताएगी मास्टर, तर्जनी बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किसकी दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। भैया मध्यमा क्या बताएगी, मध्यमा यानी बीच की उंगली बताएगी धारा की दिशा। अब चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग किससे लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग लिखते हैं बी से। तो चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी बी, यानी कि ये हमारी क्या बताएगी, तर्जनी। और धारा की दिशा यानी कि आई, बीच की उंगली। और ये जो अंगूठा है ये बताएगा हमारा बल की दिशा, यानी कि ये बताएगा हमारा एफ। क्या बताएगा, एफ। ठीक है, ये बताएगा क्या, बल की दिशा, बल की दिशा। देखिए यहाँ पर एक वर्ड बन गया, क्या वर्ड बन गया सर, ये वर्ड बन गया आपके लिए, चलो ये ले लेता हूं, एफ वी आई, एफ बी आई। ये शब्द आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या बन गया ये, एफ बी आई। यानी कि पहले तो तीनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाना है। फिर यदि हमारी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा को बताए, तो जो हमारा अंगूठा होता है वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, एफ बी आई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसको कुछ सवालों से। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में करवाने वाला हूँ प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस जैसे हम लोग करेंगे तो आप लोगों को फिर क्लियर हो जाएगा कि ये नियम क्या कहता है। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमारा यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बी। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बी। और ये मैंने एक रख लिया चालक। अब इस चालक में मैंने धारा बहा दी ऐसे आई, ऐसे आई। और इसमें धारा बहा दी मैंने क्या, चलो चलो इसमें बहा देता हूँ, इसमें धारा बहा दी मैंने ऐसे आई। अब पहले वाले ए वाले चित्र में देखिए जरा, इस चित्र ए में देखिए, ये हमें क्या करना है, क्या करना है, इसको रखना है, ये बी जो है, ये बी हमारे क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन बताता है हमारा, देखिए ये हमारा अंगूठा है, ये अंगूठा क्या है, ये तर्जनी है, और ये मध्यमा है। ठीक है, तो ये अंगूठा, इसको मैं लिख देता हूँ, अंगूठा क्या बताता है हमारा, चलो इसको मैं अंगूठा ही लिख देता हूँ, अंगूठा लिख देता हूँ। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है भाई साहब, तर्जनी। क्या है, तर्जनी। ठीक है, और ये हमारी क्या है, मध्यमा। अब देखिए मैंने एक एक अक्षर लिख दिया ने कहा, तो अंगूठा एफ, तर्जनी बी यानी चुंबकीय क्षेत्र, और मध्यमा यानी कि आई। तो देखिए अपनी उंगलियों को ऐसा टेढ़ा कीजिए, अपनी उंगलियों को कैसा कीजिए, ऐसा टेढ़ा, कि ये हमारी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कौन हो जाए हमारे पास में, तर्जनी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तर्जनी, और यहाँ पर मध्यमा हो जाए हमारे आई की दिशा में, यानी कि ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ। तो अब ये जो चालक है, चालक पर अंदर की तरफ बल लगेगा। तो इस चालक पर बल कैसा लगेगा, अंदर की तरफ। बल कैसा लगेगा, बल लगेगा अंदर की तरफ, बल कैसा लगेगा, अंदर की तरफ। ठीक है, आप लोग अपनी उंगलियों को टेढ़ा कीजिए, अपनी तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखिए और मध्यमा को ऊपर की तरफ रखिए, तो अंगूठा आपको अंदर की तरफ दिखेगा। अंदर की तरफ दिखेगा मतलब बल अंदर की तरफ लगेगा। अब इसमें देखिए, अब तर्जनी को ऊपर कीजिए, और तर्जनी को ऊपर कीजिए, और ये जो बीच की उंगली है उसको आई की दिशा में कीजिए, मतलब बाहर की तरफ, इस साइड में बाहर की तरफ। तो अंगूठा आपकी तरफ होगा, ध्यान रखना, बाएं हाथ में। तो अंगूठा आपकी तरफ होगा, मतलब इसमें बल कैसा लगेगा चालक पर, इस चालक पर बल कैसा लगेगा, बल लगेगा कहाँ की तरफ, बाहर की तरफ, बल बाहर की तरफ। तो ये कुछ प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के क्वेश्चन थे, आप लोग इसको कीजिए जरा। ठीक है, बस अपनी उंगलियों को टेढ़ा कीजिए। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बी, इस वाले चित्र में, बी वाले चित्र में चुंबकीय क्षेत्र बी, तर्जनी को ऊपर करो, तर्जनी को कहाँ करो, ऊपर करो। ठीक है, अब अपनी बीच की उंगली को इस साइड में लाओ, बीच की उंगली को इस साइड में लाओ। ठीक है, तो अंगूठा आपकी तरफ होगा, मतलब बाहर की तरफ बल लगेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। और इसी प्रकार से एक और आ जाता है ये छोटा सा क्वेश्चन है कि दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या है। इससे भी हम लोग
चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखने पर बल ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें अपने दाएं हाथ लेना है यानी राइट हैंड लेना है और उसको खुला छोड़ देना है ऐसा। उंगलियों और अंगूठे को ऐसा लंबवत कर लेना है। ठीक है, उंगलियों अंगूठे को लंबवत कर लिया। अब यदि उंगलियां बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, उंगलियां किसकी तरफ करें, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, और अंगूठा करे धारा की दिशा में। ये अंगूठा क्या बताए, धारा। तो जो हथेली जिस ओर होगी, हथेली जिस ओर होगी वही हमारा चालक पर क्या लगेगा, बल। ठीक है, तो इस नियम को आप लोग लिख भी सकते हैं कि यदि हम अपने दाएं हाथ की उंगलियां और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, अब यदि उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएं, अंगूठा धारा की दिशा बताए, तो हथेली है जो हथेली के लंबवत चालक पर लगने वाला बल की दिशा बताता है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ यहाँ से नियम हो जाएगा दाएं हाथ की हथेली का नियम। ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। तो यहाँ पर हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ से और दाएं हाथ की हथेली के नियम से किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, काफी अच्छा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आगे आ जाता है हमारा क्या भाई साहब, विद्युत चुंबक। क्या आ जाता है मास्टर, विद्युत चुंबक। हाँ भाई, क्या बोलता है विद्युत चुंबक क्या है भाई साहब? अरे भाई कुछ नहीं है, विद्युत चुंबक बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। लोहे या स्टील की किसी छड़, लोहे या स्टील की किसी छड़ पर चालक तार को लपेटकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह छड़ विद्युत चुंबक की तरह कार्य करने लगती है। कुछ नहीं करना है, एक स्टील या लोहे की छड़ ले लो। ठीक है, ले ली मास्टर। अब उस पर एक चालक तार यानी कॉपर का तार ऐसा लपेट दो, लपेट दिया मास्टर। अब उस चालक तार को क्या कर दो, ऐसा किसी बैटरी से जोड़ दो, लपेट दिया मास्टर। तो मास्टर क्या भाई साहब, आपकी चुंबक बन गई। अब जाओ चुंबक से चिपकाओ जिस चाहे को। है इतना सरल है सर, और क्या? क्या समझ आया? एक बार सोचो, जरा मन में सोचो कैसे बनाना है। हाँ, अब आपको पता चलेगा होगा कि कैसे बनाना है। कुछ नहीं करना है। ये एक मान लीजिए एक तार ले लिया, तार मतलब जैसे ये आप लोगों ने एक खील ले ली, एक कील ले ली। कील पे कॉपर का तार लाए, यहाँ यहाँ ऐसा लपेट दिया। अरे कुछ अच्छा लपट जा भाई, ऐसा आपने क्या कर दिया, इसको लपेट दिया। अब इसमें एक बैटरी लगा दो, बैटरी यानी सेल लगा दो। ये लगा दिया मास्टर सेल। ठीक है, तो ये भाई साहब आपकी क्या बन गई, चुंबक बन गई। अब आप इसमें छोटी छोटी लोहे की चीजें चिपकाओगे ना, तो यहाँ पर देखो ऐसी ये चिपकी दिख रही है ना पिन, तो ऐसे ही चिपक जाएगा। ये सिंपल सा, बैटरी से भी आप लोग ये सब बना सकते हैं। ठीक है, तो विद्युत चुंबक बिल्कुल सिंपल सा है। अब इस चुंबक के बारे में कुछ बातें क्या हैं कि इसकी पहली बात तो है कि इसकी शक्ति को हम जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे कम कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको अस्थायी चुंबक बोलते हैं। कैसा बोलते हैं, अस्थायी चुंबक। एक ऐसा है अस्थायी चुंबक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोग बैटरी से यहाँ से हटा देंगे बैटरी के कनेक्शन को, तो ये फिर नॉर्मल ऐसी कील रह जाएगी, चुंबक नहीं रहेगा, इसलिए अस्थायी है। और यदि हम लोग क्या धारा आई को बढ़ा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बी भी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और यदि विद्युत धारा को कम कर दें तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसी में लिखी हुई है सारी की सारी चीजें भाई, इसको हटा देता हूं तो ये मैं बता देता हूं आप लोगों को इससे। हाँ, तो क्या है भाई साहब, विद्युत धारा के मान को बदलकर चुंबक की शक्ति को बदला जा सकता है। जितनी ज्यादा विद्युत धारा दो उतनी ज्यादा आपको चुंबकीय शक्ति मिलेगी। अगला, विद्युत धारा बंद करने पर चुंबकत्व खत्म हो जाता है, मतलब वो चुंबक नहीं रहता है। ये मैं बता ही चुका हूँ। ये अस्थायी चुंबक है, ये आपको मैं बता ही चुका हूँ। अगला क्या है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग लाउड स्पीकर में करते हैं। इसका उपयोग विद्युत क्रेन में किया जाता है। लाउड स्पीकर, विद्युत क्रेन यानी जो क्रेन मशीन होती है भारी भारी भरकम सामान उठाने वाले, तो इसका उपयोग विद्युत घंटी, लाउड स्पीकर और विद्युत क्रेन में किया जाता है। जो हमारे स्कूल में लगी होती है ना विद्युत घंटी, इलेक्ट्रिक बेल, उसमें लाउड स्पीकर में सभी विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई, ये कुछ पॉइंट हो गए, इसके उपयोग होगा, ये लिख सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आगे आ जाता है आपका, हम लोग देखो चैप्टर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और हमारा चैप्टर बिल्कुल फिनिश होने की तरफ आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है मास्टर,
ये चित्र है घरेलू विद्युत परिपथ का। किसका चित्र है? घरेलू विद्युत परिपथ का। यानी कि आपके घर में, मेरे नहीं, आप मेरे भी और आपके भी, आपके घर में जितने भी जो विद्युत के तार जुड़े होते हैं, पहले हम लोग खंबे पे कॉल को टांगते हैं, ठीक है, वायर को टांगते हैं, फिर वहां से क्या करते हैं, एक कमरे में लाइट गई, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर सारे के सारे घर में हम लोग लाइट ले जाते हैं। तो ये भाई साहब उसी का चित्र बना हुआ है। क्या लिखा है? सामान्य घरेलू विद्युत परिपथों में एक परिपथ, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले एक इसमें क्या होता है, एक भू संपर्क तार होता है, जो अच्छे लोग होते हैं, है ना, अरे सभी के में होता है। अरे आप लोग तो मेरे नुन्नू उन्नू बिल्कुल प्यारे बच्चे हो, आपके घर में तो जरूर होगा। सबसे पहला क्या होता है हमारा, एक भू संपर्क तार, इसको हमेशा 0 वोल्ट पर रखते हैं और ये हरा कलर का होता है, इसलिए हम लोग इसको अर्थ का तार बोलते हैं। और आपने तो सुनी रखा होगा, एक अर्थ का तार होता है, एक फेस का तार होता है। तो जो भू संपर्क तार होता है वो हमारा क्या होता है, अर्थ का तार। इसे हम लोग हरा, ये जो घरों में जो लाइट जुड़ी होती है हरे कलर का होता है। किस कलर का होता है? हरे। तो मास्टर हरा बनाओ ना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये लो हरा बना दिया। ये हरे कलर का होता है। किस कलर का होता है? हरे कलर का, ठीक है। इसको 0 वोल्ट पर रखते हैं, ध्यान रखना, भू संपर्क तार हरे कलर का होता है, इसको 0 वोल्ट पर रखते हैं, ठीक है। और ये बाकी जुड़ा होता है। फिर दूसरा होता है विद्युन्मयी तार, यानी मेन वायर, या इसी को हम लोग फेस तार कहते हैं। ये हमारे घरों में कितने वोल्ट पर रहता है? तो ये हमारे घरों में रहता है 220 वोल्ट पर, ठीक है। फिर एक होता है उदासीन तार, ये उदासीन तार भी 0 वोल्ट पर होता है। और यहाँ से हम लोग विद्युत प्रदाय, ये हमारा ये मीटर लगा हुआ है, मीटर का उपयोग हम लोग नहीं करते, मीटर का उपयोग बिल वाले करते हैं, जो आते हैं महीने पर और देख के रीडिंग हमें बताते हैं कि भाई तुमने इतना बिल है वो हो गया, ठीक है, तुमने इतनी लाइट है वो खर्च कर दी। तो ये हमारा विद्युत मीटर लगा हुआ है, यहाँ पर विद्युत प्रदाय को बोलते हैं, ठीक है। अभी हमारा विद्युत मापी है, ये यहाँ पर विद्युत मापेगा कि आप लोगों को कितनी मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये मेन वाला हो गया। फिर ये हमारे घर के पास में लगा होता है वो वाला। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये अपना हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पर एक बड़ा सा पावर हाउस टाइप का, ठीक है, छोटा सा, यहाँ से हम लोग लेके जाएंगे अपने घर में सभी जगह पर लाइट। तो इसमें क्या लगा हुआ है, वितरण बॉक्स, जिसमें मुख्य स्विच एवं प्रत्येक परिपथ के लिए पृथक पृथक होते हैं। यानी कि ये मेन स्विच है, यहाँ से लाइट बंद कर दो तो पूरे घर की लाइट बंद हो जाती है। तो मेन स्विच से हम लोग लाइट अंदर ले जाते हैं, तो सभी तारों में, एक मान लीजिए एक कमरे में पहुंच गई, 2 कमरे में, 3 कमरों में, तो ये यहाँ पर हमारी लाइट है और ये 220 वोल्ट पर ये हमारी करंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जितने भी ये जो उपकरण लगे होते हैं इनको हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। अब आपको कैसे पता, देखिए यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर अलग बट गया, ये यहाँ पर अलग बट गया, यहाँ पर अलग बट गया, तो धारा के लिए अलग अलग मार्ग हो गया ना, तो इसलिए समांतर क्रम में है। तो अब हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि समांतर क्रम में इनको क्यों जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले तो आप लोग सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ का ये चित्र दिमाग में बिठा लीजिए, इसको बनाना सीख लीजिए कि कौन कौन से तार होते हैं, किनमें से कितनी वोल्ट की धारा बहती है, और चित्र बनाना सीख लीजिए। अब समझते हैं कि इनको समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि घरेलू विद्युत परिपथों में जो उपकरण लगे होते हैं उनको समांतर, और समांतर को ही क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम में जोड़ने के क्या फायदे हैं, क्यों जोड़ा जाता है, क्या फायदा है भाई हमारा। तो ये हैं आपके फायदे, देख लो जरा। पहला फायदा क्या है, पहला फायदा है सभी उपकरणों को समान वोल्टेज मिलता है, ठीक है भाई साहब, समान वोल्टेज मिल जाता है। किसी एक उपकरण में खराबी होने पर बाकी उपकरण काम करते रहते हैं। अगर एक कमरा की लाइट चली गई तो बाकी की रुकी रहती है, इसीलिए इनको किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में, यानी पैरेलल क्रम में, ठीक है। अगर श्रेणी में जोड़ दें तो एक पहले वाले कमरे की चली गई तो बाकी कमरों को भी लाइट है वो बंद हो जाएगी, लेकिन समांतर में ऐसा नहीं होता है। यदि एक कमरे में नहीं है तो दूसरे कमरे में जरूर होगी, ठीक है। अच्छा, आप लोग ऐसा मत सोचिए कि लाइट अगर बाहर से बंद कर दिया, बाहर से बंद कर देंगे तो कहाँ से आएगी। मैंने ये बोला कि अगर एक कमरे की लाइट खराब हो जाए तो बाकी कमरों में रहेगी, ठीक है। अगला, किसी परिपथ का स्विच बंद करने पर दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये वही बात है। अति भारण की स्थिति में फ्यूज उड़ने पर भी बाकी उपकरण खराब काम करते रहते हैं, यानी कि यदि अति भारण हो गया और एक फ्यूज उड़ गया तो बाकी के उपकरण हैं
काम करते रहेंगे, जिसका फ्यूज जोड़ा केवल वही बंद होगा। अगला, सभी उपकरणों को वोल्टेज ड्रॉप समान होता है। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? समान। और छठवां भी आप लोग लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं? इसमें आप लोग लिख लीजिए कि अलग अलग धारा वाले उपकरणों को अलग अलग धारा मिल जाती है। ठीक है, अलग अलग विद्युत धारा वाले उपकरणों को अलग अलग धारा मिल जाती है। जैसे कोई मोटर है वो 220 वोल्ट पर चलती है, कोई पंखा है वो 40 वोल्ट पर चलता है, कोई बल्ब है वो 10 वोल्ट पर चलता है। तो ऐसे अलग अलग उपकरणों के लिए अलग अलग धारा मिल जाती है। ये आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, आगे क्या है भाई साहब? तो अब यहाँ पर आ गए हैं हमारे प्रश्न। ठीक है, तो हम लोगों ने सारे के सारे इंपोर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक हैं, वो समझ लिए हैं। अब हम लोग करते हैं इसके बहुत ही इंपोर्टेंट, और यहाँ पर देखिए सन बिल्कुल डेट बाय डेट आपको मिलेंगे कि किस ईयर में ये क्वेश्चन आया है, और ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को इनको सीखना ही सीखना है। और यहाँ पर जस्ट एक सेकंड रुकिए, यहाँ पर कुछ एक पॉइंट जो हम लोग देख रहे थे, ठीक है, ये यहाँ पर ये छल्ले वाला, इसको जरा आप लोग समझेंगे। ये यहाँ पर मैंने आप लोगों को बातें शायद बता दी थी, हाँ बिल्कुल बता दी थी, लेकिन इनमें आप लोगों को एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, एक बात क्या ध्यान रखनी है कि जितनी ज़्यादा हम लोग इनमें करंट देंगे, जितनी ज़्यादा इन वृत्ताकार छल्लों में हम लोग करंट देंगे, जितनी ज़्यादा करंट देंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। पहली बात ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जितनी ज़्यादा विद्युत धारा देंगे उतनी ज़्यादा हमें चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। दूसरी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, फेरों की संख्या। किसकी संख्या? फेरों की संख्या, यानी कि एन। जितने ज़्यादा फेरों की संख्या होगी उतना ही ज़्यादा हमें चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। जैसे अभी एक छल्ला है, फिर हम 2 छल्ले कर दें, 3 छल्ले कर लें, 4 छल्ले कर दें, ऐसे बहुत सारे छल्ले कर दें, तो जितने ज़्यादा फेरों की संख्या होगी उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। और एक और आप लोगों को ध्यान रखनी है, यानी कि त्रिज्या। इस छल्ले की जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या यानी कि उसकी कितना वो बड़ा छल्ला है, तो यदि हम लोग इसकी त्रिज्या यानी कि आर को कम कर दें तो हमें चुंबकीय क्षेत्र कैसा मिलेगा? चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा मिलेगा। और त्रिज्या यानी बहुत बड़ा छल्ला है तो चुंबकीय क्षेत्र कम मिलेगा। जितना ज़्यादा छोटा छल्ला होगा उतना ही ज़्यादा हमें चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। तो आप लोग ये 3 बातें और नोट कर लीजिए बस, और बाकी सारी की सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर हो गई हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है भाई साहब? सुपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। कैसा है? सुपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये 2023 में पूछा गया था, तो ये 2000 आपके बिल्कुल 25 में आने वाला है। बहुत इंपोर्टेंट है। क्या लिखा है? 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? और जब मैंने चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण बताए थे तभी आपको ये गुण में बताया था कि एक दूसरे को काटती नहीं है। अब हमें यही बताना है कि क्यों नहीं काटती हैं। तो ये रहा इसका आंसर, बिल्कुल छोटा सा। देखिए जरा क्या है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव एक निरंतर दिशा में होती हैं। उनकी केवल क्या होती है? एक निरंतर दिशा होती है। उनका उद्देश्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करना होता है। और वो क्या बताते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के कहां से कहां जा रही हैं। अब क्या होगा? यदि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका मतलब होगा कि प्रतिच्छेदी बिंदु पर, यानी एक ही जगह पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 अलग अलग दिशाएं होंगी, जो कि भौतिक रूप से संभव नहीं है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। जैसे देखिए, ये एक चुंबक है, ये इसका आंसर है, ये एस। अब यहां से एन से निकलती हैं और एस में समाप्त हो जाती हैं। ये यहां से निकली, इसमें समाप्त होगी। अब मान लीजिए कि एक इसको ऐसी काटती हुई गई ऐसी, तो अब यहां पर देखिए इस बिंदु पर 2 चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं हो गई, एक ये हो गई, एक ए हो गई। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि एक पॉइंट से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं हैं वो 2 हों, इसलिए एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? काफी इंपोर्टेंट है, ये भी 2023 में पूछा गया। तो ये रहा इसका आंसर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को डायनेमो या विद्युत धारा जनित्र कहते हैं।
यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। ये छड़ चुंबक है, इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचना है। एन से एस पे लो भाई चली गई, ये खींच दी, ये खींच दी, ये खींच दी, और इनकी दिशा जरूर बना देनी है। ठीक है, एन से एस की तरफ और भी होंगी। ठीक है, और सही डायग्राम देखना है तो ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, आपकी बुक में भी बना हुआ है, और ये 2021 में आया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को खींच लेना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। केवल ऐसी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं निकाल देने, ये वाला सुंदर है, बना लीजिए। अगला क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को समझाइए। तो भाई साहब ये रहा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। जब किसी चालक से गुजरने वाले चुम्बकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है, मतलब कोई चालक है, उससे चुम्बकीय क्षेत्र गुजर रहा है। अब यदि चुम्बकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। इसकी खोज माइकल फैराडे ने की थी। खोज इसकी माइकल फैराडे ने की थी। ठीक है, माइकल किसने की थी? फैराडे ने। इसका उपयोग विद्युत जनरेटर, ट्रांसफार्मर और डायनामो में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है? क्या होता है? लघु पतन कब होता है? इसका कारण, बचाव के उपाय लिखिए। और भाई साहब 2023 में आया था। तो भाई साहब ये रहा लघु पतन। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा एक आसान और कम प्रतिरोधी रास्ते से बहने लगती है। क्या होता है? जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा एक आसान और कम प्रतिरोध वाले रास्ते से बहने लगती है, जिससे अचानक परिपथ में अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है, और इसी को ही लघु पतन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब जो धारा है वो आसान से रास्ते में चली जाती है। ठीक है, कम प्रतिरोध वाली जगह से चली जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक तार है। ठीक है, ये एक तार है, इसमें करंट आई जा रहा है। इसमें करंट क्या जा रहा है? आई। अब मान लीजिए यहाँ पर इसका प्रतिरोध अधिक है। इसका प्रतिरोध कैसा है? अधिक है, अधिक प्रतिरोध है आर। अब यदि मैं इसको यहाँ से कम प्रतिरोध का तार लगा दूं तो सारी की सारी धारा है वो यहाँ नहीं जाएगी, यहीं से निकलने लगेगी, क्योंकि उसको तो कम प्रतिरोध से जाना है। ठीक है, तो वो यहाँ से निकलने लगेगी, जिससे यहाँ पर धारा का मान है अधिक बढ़ जाएगा, अचानक से ज्यादा हो जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? लघु पतन, यानी कि शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो इसके भैया कारण क्या है? तो ये रहे इसके कारण। क्या कारण है? 2 विद्युत धाराओं का आपस में टकरा जाना। 2 विद्युत तार है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे टकरा जाए तो लघु पतन हो जाता है। गलत तरीके से कनेक्शन करना या कोई उपकरण खराब होना। तो बचाव क्या है भाई साहब? फ्यूज तार का उपयोग करें, शॉर्ट ब्रेकर का प्रयोग करें, सही तरीके से वायरिंग करें, उच्च क्वालिटी के उपकरण लगाएं, उच्च क्वालिटी के वायर का उपयोग करें। ऐसा नहीं कि सस्ती वाली वायर ले ली, वायर मतलब तार। ठीक है, सभी तारों का सही तरीके से इंसुलेशन करें। ऐसा नहीं कि अभी तार एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विद्युत फ्यूज क्या है? इसका क्या उपयोग है? 2020 में आया था, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत फ्यूज या फ्यूज तार विद्युत परिपथ में सुरक्षा के लिए लगाया जाने वाला एक तार है। यह तार कम गलनांक वाली धातु से बना होता है। जब परिपथ में अचानक से धारा बढ़ जाती है तो फ्यूज तार गर्म होकर पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है, जिससे परिपथ में लगे उपकरण जलने से बच जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है इसके बारे में? ये किसका बना होता है? तो टिन और लेड की मिश्र धातु से बना होता है। इसका कम गलनांक होना चाहिए ताकि अतिरिक्त धारा पर यह तुरंत पिघल जाए। ठीक है, इसके उपयोग क्या है? तो फ्यूज तार का उपयोग घरेलू उपकरणों को बड़ी मात्रा में बिजली आने से बचाने के लिए किया जाता है। फ्यूज तार लघु पतन और अतिभार से विद्युत उपकरणों की सुरक्षा करता है। फ्यूज तार विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से भी बचाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 2022 और 24 में पूछा गया है। मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम यानी कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का रेखा चित्र सहित लिखिए। तो ये है भैया मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम। क्या कहता है? अगर आप किसी कार के स्क्रू को अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड में पकड़कर करंट की दिशा में घुमाएं तो कार के स्क्रू की घूर्णन की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, यानी जिस दिशा में
वो पेंचकस घूमेगा ना, पेंच उसी दिशा में स्क्रू घूमेगा, उसी दिशा में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इसे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम भी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसका चित्र है। ये पेंच है, इसको यदि हम लोग घसाएं और पेंच की नोक किस में हो, करंट की दिशा में, तो पेंच को से ऐसे घूमेगा जब अपन इसको घसाएंगे, तो यही हमारी चुंबकीय क्षेत्र की क्या होगी, दिशा होगी। ठीक है, ये चित्र बना लेना। अगला क्वेश्चन, भू संपर्क तार क्या है? ये हमारे एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, क्वेश्चन, भू संपर्क तार क्या है? धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भू संपर्क करना क्यों आवश्यक है? तो भू संपर्क तार घर के अंदर जमीन के अंदर दबी धातु की प्लेट से जुड़ा हुआ एक सुरक्षा तार होता है। यह तार विद्युत धारा की कम प्रतिरोध का चालन पथ बनाता है। भू संपर्क का तार हरा होता है और यह विद्युत ऊर्जा आवरण से ढका होता है। ठीक है, इस तार का क्या काम है भाई साहब, क्या काम है? तो ये कुछ ऐसा दिखता है हरा हरा। ठीक है, इसका क्या काम है? तो विद्युत उपकरण में अतिरिक्त विद्युत आवेश को जमीन में भेज देता है और जो धरती माता है उसमें जितना चाहे आवेश दे दो या उससे जितना चाहे आवेश ले लो, धरती माता को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला, यह तार विद्युत उपकरणों में विद्युत धारा के रिसाव को जमीन में भेज देता है, मतलब अतिरिक्त धारा। जैसे हमें चाहिए है 10 वोल्ट की, आ गई 50 की, तो ये हमारा भूसंपर्क तार क्या करेगा, बाकी की धारा को जमीन में भेज देगा। अगला, यह तार विद्युत उपकरणों में अति भारण की स्थिति से रोकता है और विद्युत उपकरणों का उपयोग करने वाले व्यक्ति को बिजली के झटके से बचाता है। ठीक है, यदि यदि हमारे घर में भूसंपर्क तार है तो बिजली के झटके नहीं लगते हैं, यदि वो हमारे घर में लाइट सुधार रहा होगा नॉर्मली। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब? अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने वाले दो तरीकों की सूची बताइए। ऐसे दो तरीके बताइए जिनसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट है, तो ये पढ़ चुके हैं। तो पहला है, सीधे चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करा दो तो चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। लूप में करा दो, बेलनाकार परिनलिका में करा दो तो बन जाएगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, एक स्थायी चुंबक ले आओ या गतिमान आवेश कर दो या परिवर्ती विद्युत क्षेत्र बना दो, तो इन तरीकों से क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अगला, मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए बता रहा हूं ताकि ये क्वेश्चन है आप लोग नोट कर लीजिए और आराम से सीख लीजिए। घरेलू विद्युत परिपथ में अति भार से बचने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? मोस्ट, तो भाई साहब निम्न सावधानी रखनी चाहिए। सही फ्यूज का इस्तेमाल करें, एक ही सॉकेट में एक से अधिक उपकरण ना लगाएं। ठीक है, एक ही समय में ज्यादा बिजली उपकरणों का इस्तेमाल ना करें। ठीक है सर जी, उच्च शक्ति वाले उपकरणों को एक साथ चालू ना करें। ठीक है, अच्छी सर जी। उच्च गुणवत्ता वाले विद्युत तारों का उपयोग करें। जी मास्टर। समय समय पर तारों की जांच करें। जी मास्टर। सर्किट ब्रेकर का उपयोग करें। जी मास्टर। स्विच का ऑन ऑफ करते समय हाथ गीले ना हो। जी मास्टर। पर हम तो पानी में ही छी लेते हैं। अरे नहीं बच्चों, किसी चालक पर खड़े होकर ना करें। ठीक है, घरेलू उपकरणों का इस्तेमाल चालक पदार्थ पर खड़े होकर ना करें क्योंकि झटका लग सकता है। तो यहाँ पर काफी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं और यहाँ पर सारा का सारा चैप्टर हो गया है फिनिश। तो अभी तक आप लोग बने हुए हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग बहुत ही जिगर वाले हैं कि हम लोगों ने मिलकर के इस चैप्टर को फिनिश कर लिया है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।